ये कहानी है सुनीता और उसकी जादुई गाय की। 4 महीने पहले ही एक सड़क हादसे में सुनीता ने अपने पति को खो दिया था। तब से सुनीता के सामने मानो मुसीबतों का अंबार लग गया था। उसका पति मुकेश एक गरीब किसान था। खेती के लिए उसने गांव के साहूकार से कर्जा लिया था, जिसे चुकाए बिना ही वो इस दुनिया से चला गया। साहूकार आए दिन सुनीता को खरी खोटी सुनाने उसके घर पहुंच जाता था। सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों के साथ अपना गुजारा चला रही थी। उसके पास साहूकार को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मालिक, मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया था। अब वो तो है नहीं, तो मैं पैसे कहां से लाऊं? हाँ, तो पति नहीं है तो क्या हुआ? जमीन तो है तेरे पास, वो मेरे नाम कर दे। मैं भूल जाऊंगा अपने पैसे। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? उस जमीन के सहारे तो मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं। अगर वो भी चली गई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगी? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार तुझे मोहलत दे रहा हूं। अगले सोमवार तक या तो मेरा सारा पैसा चुका दे, वरना मंगलवार को जमीन के कागज मुझे सौंप दे। समझी? इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। सुनीता बहुत परेशान थी। तभी उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पर पड़ी, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जैसे ही चूल्हे की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। फिर उसने अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया से कहा, गुड़िया, बेटा, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं है। तू मुन्ने का ख्याल रखना, मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। अपने साल भर के मुन्ने को बड़ी बेटी गुड़िया के सहारे छोड़कर सुनीता जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते भर वो सोचती रही कि आखिर साहूकार को देने के लिए पैसे कहां से लाएगी। जंगल आ गया, लेकिन उसे अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता अब तक नहीं मिला था। जंगल पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी? किसी जानवर की लगती है। ऐसा लगता है उसे मदद की जरूरत है। सुनीता अपनी लकड़ियों को वहीं छोड़कर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय दिखाई देती है। उस गाय के शरीर पर एक गहरा घाव था। वो दर्द से कराह रही थी। सुनीता तुरंत उस गाय के पास गई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे, तुम्हें तो चोट लगी है। दर्द हो रहा होगा ना बहुत? उस गाय को दर्द में देखकर सुनीता अपने बारे में सब कुछ भूल गई और उस गाय की मदद करने के बारे में सोचने लगी। उसने सबसे पहले गाय के घाव को साफ किया, फिर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसे घाव पर बांध दिया। गाय को पानी पिलाने के बाद सुनीता वहां से जाने लगी तो उस गाय ने तुरंत सुनीता की साड़ी का पल्लू अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। ये साफ पता चल रहा था कि वो गाय सुनीता को जाने से रोक रही थी। सुनीता ने उस गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनीता गाय के मुंह से अपनी साड़ी निकालकर वहां से जाने लगती है तो वो गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है। गाय की आवाज में दर्द था, जिसे सुनीता नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा और फिर उस गाय के पास जाकर बोली, ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सुनीता उस गाय की खड़े होने में मदद करती है और फिर अपनी लकड़ियां लेकर आगे चल देती है। गाय भी धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। सुनीता की बेटी गुड़िया उस गाय को देखकर बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, अरे माँ, ये गैया हमारी है क्या? हाँ बेटा, मुझे जंगल में मिली। बहुत दर्द में है बेचारी। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई तो मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया माँ, ये तो बहुत प्यारी है। क्यों ना हम इसका नाम प्यारी ही रख दें? हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से ये हमारी प्यारी ही है। सुनीता उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी प्यारी का घाव भर गया। गाय के दूध से सुनीता को भी घर चलाने में मदद होने लगी, लेकिन अब भी साहूकार का कर्ज चुका पाना उसके बस से बाहर था। फिर एक दिन, अरे माँ, देखो तो इस बर्तन को क्या हो गया? क्या हुआ गुड़िया? अरे, ये तो। सुनीता उस बर्तन को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो बर्तन सोने का था।
गुड़िया, ये कहाँ से मिला तुझे? माँ, ये तो प्यारी के पानी पीने का बर्तन है। जब हमने इसे प्यारी के पास रखा था तो ये बहुत अलग दिखता था। अब देखो ना, ये कितना चमक रहा है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत घर के अंदर से एक और बर्तन लेकर आई और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर प्यारी के सामने रखते हुए बोली, प्यारी, ले पानी पी ले। प्यारी उस बर्तन से पानी पीने लगती है। जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो प्यारी उस खाली बर्तन को चाटने लगती है। देखते ही देखते वो बर्तन भी सोने का बन जाता है। अब सुनीता को विश्वास हो गया था कि प्यारी कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। सुनीता बहुत खुश थी। वो प्यारी को लाड करते हुए उससे कहती है, प्यारी, तू सचमुच बहुत प्यारी है। सुनीता उन दोनों बर्तनों को बेच देती है जिससे उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। वो सबसे पहले साहूकार के घर जाकर उसका कर्ज चुकाती है। साहूकार ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे तो सुनीता की जमीन पर कब्जा करना था। सुनीता के जाने के बाद वो अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो सुनो, जरा पता करो, ये सुनीता के पास इतने पैसे कहां से आए? कौन सी सोने की खान लग गई है इसके हाथ? साहूकार के आदमी सुनीता पर नजर रखने लगते हैं। सुनीता का रहन सहन अब पहले जैसा नहीं था। प्यारी के जादू से सुनीता की माली हालत बहुत अच्छी हो गई थी। सुनीता की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान था जिसमें प्यारी के लिए भी रहने का बहुत अच्छा इंतजाम था। जिस रसोई में पहले चूल्हा जलाना मुश्किल था, वहां अब तरह तरह के पकवान बन रहे थे। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी और सुनीता, उसे अब कोई चिंता नहीं थी। वो तो पूरा दिन सिर्फ प्यारी की आवभगत में ही लगी रहती थी। साहूकार के आदमियों को कुछ समझ नहीं आया। फिर रात के वक्त, प्यारी, ये ले पानी। प्यारी पूरा पानी पीने के बाद जैसे ही उस खाली बर्तन को चाटती है, वो भी सोने का बन जाता है। साहूकार के आदमी छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुनीता वहां से चली गई तो साहूकार के आदमी चुपचाप घर में घुसे और उस सोने के बर्तन को अपने साथ लेकर सीधे साहूकार के पास पहुंचे और उसे सारा किस्सा सुना दिया। ये देखिए मालिक, यही बर्तन है वो। अरे हां रे, ये तो खाली सोने का है। तभी मैं सोचूं, अचानक कैसे इस भिखारिन के दिन फिर गए। अगर ये सब सच है तो वो गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। जाओ, उस गाय को अभी के अभी यहां लेकर आओ। साहूकार के आदमी रात के वक्त ही उस गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। प्यारी उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनीता तुरंत वहां आ जाती है। वो साहूकार के आदमियों को पहचान लेती है और फिर एक मोटे डंडे से मार मार कर उन्हें वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन, देख सुनीता, सीधी तरह से उस गाय को मुझे बेच दे। तुझे जो कीमत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वो गाय, उसे तो मैं लेकर ही रहूंगा तुझसे। बस लाला, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। अब तुम्हारा जोर यहां नहीं चलेगा। मैं अपनी प्यारी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सोच ले एक बार, अगर मैंने पूरे गांव को बता दिया कि तेरी प्यारी क्या कर सकती है, तो मैं क्या, हर कोई उसे पाने के लिए आ जाएगा यहां। फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे धमकी मत दो लाला। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी प्यारी के साथ तुम कैसा बर्ताव करोगे मैं जानती नहीं क्या? तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मेरी प्यारी यहां से कहीं नहीं जाएगी, समझे? साहूकार खून का घूंट पीकर वहां से चला जाता है। उसे किसी भी हाल में प्यारी को हासिल करना था। वो सारे गांव में प्यारी के जादू की खबर फैला देता है। फिर क्या था, पूरा गांव प्यारी का जादू देखने सुनीता के घर पहुंच जाता है। सुनीता ये सब देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से प्यारी को घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर देती है और सभी गांव वालों से कहती है, देखिए, ये सच है कि प्यारी एक जादुई गाय है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। जैसे ही लाला को उसके जादू के बारे में पता चला, वो यहां से चली गई। चली गई? अरे कहां चली गई? ऐसे कैसे चली गई? तूने उसे जाने कैसे दिया? नहीं नहीं भाई लोगों,
प्यारी कहीं नहीं गई है, जरूर इसने उसे छुपा कर रखा होगा। सभी गांव वाले जबरदस्ती सुनीता के घर में घुस जाते हैं और प्यारी को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। सुनीता किसी भी हालत में प्यारी को खोना नहीं चाहती थी। इसके पीछे उसका लालच नहीं, बल्कि वो सच में प्यारी से बहुत प्यार करती थी और वो जानती थी कि वहां हर कोई लालच के चलते प्यारी को हथियाना चाहता था। उसने तुरंत एक योजना बनाई, जिसके तहत अचानक गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ, वो प्यारी, मैंने देखा उसे। हैं? कहाँ देखा बिटिया? कहाँ है प्यारी? बाबा, वो गांव के बड़े चौराहे की तरफ जा रही थी, मैंने स्कूल से आते हुए उसे देखा। गुड़िया की बात सुनकर सारे गांव वाले गांव के उसी चौराहे की तरफ भागने लगते हैं। ये सही मौका था। सुनीता चुपचाप प्यारी को कमरे से निकालकर घर के पीछे वाले रास्ते से उसी जंगल में ले जाती है, जहां वो पहली बार उससे मिली थी। वहां पहुंचकर सुनीता प्यारी को आजाद कर देती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दे प्यारी, पर अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। तेरे जादू के बारे में सबको पता चल गया है। वो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तूने जो मेरे लिए किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुझे ऐसे लोगों को भी नहीं सौंप सकती जो तुझे नहीं, तेरे जादू को चाहते हैं। प्यारी की आंखों में भी आंसू थे। वो सुनीता को लाड दिखाने लगती है, मानो वो भी सुनीता को प्यार से अलविदा कह रही थी। फिर प्यारी पलटकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सुनीता की आंखों से ओझल हो जाती है। सुनीता घर वापस आ जाती है। उसे प्यारी को खोने का दुख तो था, लेकिन ये तसल्ली भी थी कि प्यारी जहां कहीं भी थी, सुरक्षित थी। राशि 24 साल की हो गई थी और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया था, मगर अब वो दिन रात घर पर बैठकर सिर्फ आराम करती थी और फोन चलाती थी। यही नहीं, वो सुबह भी देर से सोकर उठती। उसकी माँ उससे तंग आ जाती है और उसे सुधारने के लिए उसकी शादी करने का फैसला ले लेती है। लेकिन जब ससुराल जाकर भी राशि की हरकतें नहीं बदलती और वो बात बात पर मायके पहुंचने की धमकी देती है, तो चीजें बदल जाती हैं। राशि के पति का नाम बिरजू था और वो अक्सर काम की वजह से बाहर रहता था। राशि भी इसका फायदा उठाती और दिन भर आराम करती। वो अपने ससुराल का एक भी काम नहीं करती थी। उसकी सास सरोज ही घर का सारा काम करती थी। एक दिन शाम के समय सरोज राशि को आवाज लगाती है, राशि, सुनो राशि। हाँ, क्या हुआ माँ जी? राशि, अभी अभी मुझे बिरजू का फोन आया था। उसने कहा है कि वो अभी अपने पापा के साथ, यानी तुम्हारे ससुर के साथ घर आ रहा है, वो भी कुछ मेहमानों को लेकर। तो तुम जरा रात का खाना बना दो, और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बना दो। क्या? पर माँ जी, आप खाना क्यों नहीं बना रही हैं? आप भी तो फ्री ही है ना? कितनी प्यारी शाम है। अब मैं इसे खाना बनाकर खराब नहीं करना चाहती हूँ। खाना बनाते बनाते सारी शाम तो रसोई घर में ही गुजर जाएगी ना। राशि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा आज, और फिक्र मत करो, कल भी शाम आएगी। राशि को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आज खाना बना दिया तो फिर ये मेरी प्यारी सास मुझसे रोज रोज खाना बनवाएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। वैसे भी अगर मेरा काम करने का मन नहीं है तो कोई भी मुझसे काम नहीं करवा सकता। बस नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ जी, मुझसे अच्छा खाना तो आप बनाती हैं। अब हम मेहमानों को खराब खाना तो खिलाएंगे नहीं ना, तो एक काम करिए, खाना आप ही बना दीजिए, फिर मैं कल से खाना बना दिया करूंगी। अरे पर सरोज कुछ कहती उससे पहले ही राशि वहां से चली जाती है। आखिर में हार कर सरोज को ही खाना बनाना पड़ता है। राशि इसी तरह बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती है, और यही जब उसके पास बहाने खत्म हो जाते हैं, तब वो बार बार अपने मायके जाने की बात शुरू करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरोज राशि से कहती है, राशि, अब मैं कुछ नहीं जानती, कल मेरी बहन आ रही है और तुम्हें कल से घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। बेहतर होगा तुम आज से ही शुरू कर दो, मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई नाटक हो। राशि मन ही मन सोचती है, नहीं 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 नहीं, अब अगर मैं घर पर रुकी तो माँ जी जरूर मुझसे काम करवा कर ही मानेंगी। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा, और वैसे भी मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके? फिर से? अरे वाह माँ जी, अब भला ये क्या बात हुई? अब क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? अब मेरा मायके जाना भी आप गिनाएंगी क्या? नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं, मगर कल से घर में इतना सारा काम होगा और तुम इसी वक्त मायके जाने की बात कर रही हो। अब मुझे अपनी माँ की याद अभी आ रही है, तो अभी तो जाऊंगी ना मैं भी मायके।
राशि वहां से चली जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। सरोज इस बार भी राशि को छोड़ देती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक बार की बात है, लेकिन वो गलत थी। उधर राशि अपनी माँ के घर पहुंचकर उनसे कहती है, अरे वाह माँ, इतने दिनों बाद अपने घर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, जरा एक कप चाय तो पिलाना माँ। अरे राशि, तू ऐसे अचानक से यहाँ, और इतने दिन बाद कहाँ? तू अभी पिछले हफ्ते तो आई है। खैर, अब आ ही गई है तो तू मुझे चाय बनाकर पिलाना। अरे क्या माँ, आप भी, मैं तो दिन भर अपने ससुराल में काम ही करती रहती हूँ ना। अब यहाँ अपने मायके में तो मैं सिर्फ आराम ही करूंगी, वो भी पूरा दिन। राशि की माँ को उसकी बात अटपटी लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। राशि कुछ दिन अपनी माँ के घर में बड़े मजे से रुकती है। वो अपने पापा से जो भी खाने पीने का लाने को कहती, वो उसे लाकर खिलाते और राशि दिन भर अपना फोन चलाती और सोती। कुछ दिन के बाद राशि को अपने ससुराल वापस जाना पड़ता है। अच्छा माँ पिताजी, अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। राशि चली जाती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास सरोज फिर से उससे कहती है, राशि, तुम कितने दिन बाद आ रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाओगी, मगर पूरे 7 दिन बीत गए। ओहो माँ जी, वो जब मैं अपनी माँ के घर गई तो वहां से वापस आने का दिल ही नहीं किया, इसीलिए। खैर, अब मैं चलती हूँ, रास्ते में बहुत थक गई ना, आप मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। राशि अपने कमरे में चली जाती है और फिर से आराम करने लगती है। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया था। सरोज जब भी राशि को कोई काम बताती, राशि या तो कोई बहाना बना देती, या तो अब वो अपने मायके चली आती। राशि की माँ को भी राशि का ऐसे बार बार मायके आना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो एक दिन राशि की सास को फोन मिला देती है। हेलो, नमस्ते सरोज जी, मैं राशि की माँ बोल रही हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो मुझे राशि का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। आजकल वो बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ आ जाती है और फिर दिन भर अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, वो यहाँ भी ऐसे ही करती है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। अभी तो यहाँ सारा काम संभालने के लिए मैं हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी न चलेगा। अब उसे भी चीजें समझनी चाहिए। मैं जब भी उसे कोई काम बताती हूँ वो वापस मायके भाग जाती है या तो कोई बहाना बना देती है। इसी तरह से सरोज सारी बात राशि की माँ को बता देती है। अब मुझे समझ आया कि राशि ये सब क्यों कर रही थी। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद वो थोड़ी समझदार हो जाएगी, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। उल्टा उसने तो आपको भी परेशान कर रखा है। ये तो सच है, पर अब हम क्या करें, कैसे समझाएं उसे? मैंने तो हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर ली है। अब आप भी कोशिश करके देख लीजिए। करना क्या है, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे ये राशि सब समझ जाएगी। अच्छा, भला वो क्या तरीका है? राशि की माँ सरोज को अपना सारा प्लान बता देती है और उसे सुनकर सरोज बहुत खुश भी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है समधन जी, मैं कल सुबह ही काम शुरू कर दूंगी। राशि को सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है। सरोज इतना कहकर फोन काट देती है और अगले दिन की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन राशि हर रोज की तरह सुबह देर से उठती है और किचन में जाकर नाश्ता ढूंढती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। अरे माँ जी, आपने आज कुछ नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं बहू। क्या? पर क्यों? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है माँ जी। क्योंकि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो अब पूरे घर का ख्याल तुझे रखना पड़ेगा। क्या? अपने मायके? हाँ और क्या, जब तेरा मन करता है तब तू भी तो अपने मायके चली जाती है। इसलिए अब मैं भी काफी थक गई हूँ, तो कुछ दिन आराम करने अपने मायके जा रही हूँ। अब घर में खाना बनाना और घर की सफाई करने का काम तुझे ही करना पड़ेगा। राशि ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही सरोज वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। राशि गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। अगर माँ जी जा रही हैं तो मैं भी यहाँ पर रहकर काम क्यों करूँ? मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। वहाँ माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी और पापा भी मेरे लिए बाहर से अच्छा अच्छा खाने का सामान लाएंगे। राशि अपने मायके पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर भी दंग रह जाती है। उसकी माँ भी अपना सामान एक सूटकेस में डालकर घर के बाहर खड़ी थी। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं अब? अरे राशि, तू तो गलत समय पर आई है। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। क्या? आप भी अपने मायके जा रही हैं? अरे ये आखिर हो क्या रहा है? हाँ, मैं तेरा और तेरे पापा का काम कर करके इतना थक गई कि मुझे भी कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए अब, इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। वैसे तू अच्छे वक्त पर आई, अब तू घर का झाड़ू पोछा और खाना बनाना वगैरह कर देना। क्या? नहीं 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 माँ, मैं तो वापस जा रही हूँ। राशि जल्दी से वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है।
उसे जोरों की भूख भी लग रही थी, मगर राशि को कुछ बनाना तो आता ही नहीं था। ये सब क्या है? माँ और मम्मी जी दोनों अपने अपने मायके चली गई हैं। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? वो बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी सास और माँ आ जाती हैं। अरे, आप दोनों अपने मायके नहीं गई? नहीं बहू, हम दोनों तो नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्या नाटक? कैसा नाटक? अपने अपने मायके जाने का नाटक, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो राशि, अब बताओ, अब तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओगी ना? क्योंकि हर वक्त तुम इनसे भाग नहीं सकती। चाहे तो हम भी भाग सकते हैं आसानी से, मगर तुम लोगों के लिए ही हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मगर माँ, मुझे तो घर का एक भी काम ठीक से नहीं आता, खाना बनाना भी नहीं। फिर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी आलस के चलते ये सब किया ही नहीं। अरे, तू उसकी चिंता मत कर बहू, अब से मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, बस तुम खूब मेहनत से काम करना। ठीक है माँ जी, मैं कल से ही खूब मेहनत करूंगी और घर का सारा काम सीख लूंगी। और हाँ माँ, अब मैं बात बात पर मायके आने की बात कभी नहीं करूंगी। बेटा, जब भी तेरा मन करे आ जाना, मगर बस अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर मत आना, वरना इससे तेरी सास को भी बहुत परेशानी होगी। राशि अपनी सास और माँ की बात समझ जाती है और अगले ही दिन से वो खूब मेहनत से काम करने लगती है। Please subscribe this channel.